बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है टाइप्स ऑफ फंक्शन पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको याद होगा, पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो हम लोगों ने बात की थी पॉलिनोमियल फंक्शंस पर। तो पॉलिनोमियल फंक्शन के असल में उसी की कैटेगरी में ये वाले जो फंक्शन आज हम डिस्कस करें उसी की कैटेगरी में ही ऑलमोस्ट आते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 2 के अंदर, इसमें हम लोग देखेंगे कॉन्स्टेंट फंक्शन को, उसके अलावा है तो लीनियर फंक्शन को, क्वाड्रेटिक फंक्शन को। तो ये जो है इसी में आते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन है। इनफैक्ट इसकी जो मेन कैटेगरी है वो पॉलिनोमियल फंक्शन ही है, लेकिन इसको हम इंडिपेंडेंट मजीद इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स थे जिसको आपके साथ शेयर करना था, तो इसके लिए हमने इसके लिए सेपरेट ये एक पार्ट बना दिया है। अब इसमें चार इनफैक्ट हम फंक्शन जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। एक आपके पास है कांस्टेंट फंक्शन, उसके बाद लीनियर फंक्शन, उसके बाद क्वाड्रेटिक फंक्शन और एक आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये चार तरह के फंक्शन इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो फंक्शन यहाँ पर आ रहा है वो है कांस्टेंट फंक्शन, ये जो आप देख रहे हैं। अब इसमें डेफिनेशन क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जो वेरिएबल नहीं होता, जो फिक्स होता है, जो चेंज नहीं होता, इन एवरी सर्कमस्टांस के अंदर वो फिक्स रहेगा, वेरी नहीं करता। अ फंक्शन ऑफ फॉर्म एफ ऑफ एक्स, हम फंक्शन को एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू सी, यानी एक ऐसी फॉर्म जिसमें हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी लिख दें तो ये वाला फंक्शन कहलाएगा कांस्टेंट। वेयर सी, ये वाला जो सी है, इज एनी कांस्टेंट, ये कोई कांस्टेंट हो सकता है, इज called constant function. This function is called constant function where c is representing to any particular number that's constant. A polynomial function of degree 0, एक डेफिनेशन हम ये भी करते हैं कि ऐसा पोलिनोमियल फंक्शन जिसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी जो डिग्री है वो 0 होती है, इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स, एफ को आपने यहाँ पे कहीं कैपिटल में आ रहा है तो आपने उसको स्मॉल में लिखना है इस तरीके से, सो दैट हम उसको स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 अगर हम लिख देते हैं तो अब ये देखो कि x की आप यहाँ पर जो मर्जी वैल्यू पुट करो, आंसर आपका 5 आना है। मीन्स कि असल में ये x की वैल्यू नहीं है, ये y की वैल्यू है, यानी y की वैल्यू ही फिक्स है। 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 9 हो सकती है, 12 हो सकती है, पॉइंट में आ सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि y की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। तो इसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास जो है वो 5 आ गया, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर 0.5 आ जाए तो ये भी जो वैल्यू है ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.5 और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/5, यानी देखें ये इंटीजर में भी हो सकती है, ये डेसिमल में भी हो सकती है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकती है। जो उसको हम कन्वर्ट करें तो ऑब्वियसली ये भी डेसिमल में चला जाएगा, तो ये इस तरह भी हो सकती है। और ये सारी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव में भी हो सकती है, और नेगेटिव ये इस तरह फ्रैक्शन में भी हो सकती है, और नेगेटिव आपके पास इस तरीके से पॉइंट में भी हो सकती है डेसिमल फॉर्म के अंदर। तो मीन्स कि ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, और दूसरी बात ये है कि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में हो सकती है, इंटीजर की फॉर्म में हो सकती है, डेसिमल फॉर्म में हो सकती है। यहाँ पर एक चीज़ फिर कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना करें कि मतलब कि अगर एफ ऑफ एक्स की हम वैल्यू 0 लिख देते हैं तो वो एक स्पेशल फॉर्म बन जाएगी जो कि ऑरिजिन पर फिर होगी। उसके अंदर वो ऑरिजिन पॉइंट पर असल में आ जाता है जिसके अंदर y भी 0 है, और उसमें आपके पास ये होगा कि x भी 0 होगा, तो फिर वो ऑरिजिन पर आ जाएगा। उसको वो फिर एक लंबी चौड़ी बहस में चल जाता है, जिसको हमने पिछले पार्ट में हमने कुछ थोड़ी कोशिश की उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए। तो एनी हाउ ये फिर आगे सारी वो एक रिसर्च और एक बहस की फील्ड में मूव कर जाता है चीज़ें। तो कांस्टेंट फंक्शन आपके पास ऐसा है जिसके अंदर x की कोई भी आप वैल्यू पुट करो तो उसके ऊपर वो कोई ना कोई एक फिक्स वैल्यू आए, फिक्स वैल्यू जो चेंज ही ना हो, या मतलब इंपैक्ट ही नहीं होती x की वैल्यू से, वो आपका कांस्टेंट फंक्शन है। जस्ट लाइक जैसे एग्जांपल आ गई। अब अगला जो पॉइंट है वो कहता है स्लोप ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज 0। जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसकी जो स्लोप होती है वो 0 होती है। अब ये स्लोप क्या चीज है? स्लोप हम किसे कहते हैं? स्लोप आपके पास होता है राइज एंड रन, यानी क्या है कि राइज आप रन कर रहे हो ना तो साथ साथ आप राइज भी कर रहे हो, आप चल रहे हो तो उसके साथ साथ अगर आप राइज भी कर रहे हो तो वो स्लोप है। बेस्ट एग्जांपल अगर आप समझे तो जैसे आप अगर तो जैसे ग्राउंड है, ग्राउंड पर आप चल रहे हैं तो आप 0 स्लोप पर हैं, 0 स्लोप पर हैं। अगर आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो वहां स्लोप है, वहां स्लोप है। तो दूसरी मिसाल आप ले सकते हो कि जैसे आपके पास सीढ़ियां हैं, घर के अंदर सीढ़ियां हैं, तो सीढ़ियां जो होती हैं वो एक खास स्लोप पर होती हैं। मतलब आप क्या कर रहे हो, वहां पे आप चल रहे हो, लेकिन चलने के साथ ना सिर्फ आप आगे बढ़ रहे हो बल्कि ऊपर भी जा रहे हो। तो यानी आप राइज कर रहे हो, रन कर रहे हो, या रन कर रहे हो, राइज कर रहे हो। तो यानी जहां रन और राइज दोनों एक साथ हो रहे हो तो वहां हम कहते हैं कि देयर इज अ स्लोप। जहां पे आप जस्ट रन कर रहे हो लेकिन राइज नहीं कर रहे, वहां स्लोप 0 है। और जहां आपका रन ही राइज हो तो वहां हम कहते हैं कि स्लोप अनलिमिटेड है। आप इसको एंगल वाइज भी देख सकते हो कि अगर आपके पास जो है वो स्लोप 0 है,
0 है तो इसका मतलब जस्ट आप रन कर रहे हो, राइज नहीं कर रहे, स्लोप है ही नहीं, 0 डिग्री। उसके अलावा 45 पर आप आमतौर पर जो सीढ़ियाँ होती हैं 45 के एंगल पर होती हैं और इससे ऊपर भी हो सकती हैं। और अगर यही आपके पास जो है ये 90 के एंगल पर हो, जैसे कि बिल्कुल आप देखें कि कुछ होती हैं सीढ़ियाँ होती हैं जो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट ऐसे ऊपर लगी होती हैं, पूरी दीवार के साथ ऐसे वो लगी होती हैं, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, वो 90 के एंगल पर होती हैं। उसमें हमारे पास क्या है कि जब हम रन कर रहे हैं तो हम सिर्फ राइज कर रहे हैं, आपका जो रन है वो राइज है, उसमें हम ये कहते हैं कि जो स्लोप है वो अनलिमिटेड है, यानी 90 के एंगल के ऊपर। तो ये है स्लोप, जो कि आपको इसके बारे में पता होगा। तो जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसकी जो स्लोप होती है वो 0 होती है। जैसे अगर आप ग्राउंड पर हैं तो उस पर स्लोप 0 है, सिर्फ आप रन कर रहे हो। दूसरी बात है कि y इंटरसेप्ट ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज एट अ पॉइंट 0c। सी से मुराद तो कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब वो कांस्टेंट फंक्शन 5 पर बन रहा है, -5 पर बन रहा है, 10 पर बन रहा है, -10 पर बन रहा है, 0 पॉइंट समथिंग पर बन रहा है, या -0 पॉइंट समथिंग पर बन रहा है। तो सी दैट माइट बी एनी पर्टिकुलर वैल्यू बट कांस्टेंट विच इज नॉट चेंजिंग बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द x, देन इट मीन्स दैट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट बनता है, यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू से एक पॉइंट बनता है। आने वाले लेक्चर्स में हम इसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम पॉइंट कहते हैं, यानी पहले वाली x की वैल्यू दूसरे वाली y की वैल्यू। तो अब ये एक पॉइंट बन जाएगा। तो अब इसमें पूरी एक डिटेल है कि आगे रेक्टेंगुलर सिस्टम होता है, फिर उसके क्वाड्रेंट्स होते हैं, वो आने वाले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह जरूर देखेंगे इसको। तो y इंटरसेप्ट ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन एट पॉइंट 0c। y इंटरसेप्ट क्या होता है? y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कट करना, काटना। तो y इंटरसेप्ट का मतलब है कि y को पॉइंट कहां कट कर रहा है। तो y पूरे y के ऊपर अगर आप देखें, पूरे y के ऊपर तो x वहां पर 0 है। अब y जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या 0 हो सकता है। अगर y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये है, और अगर आपके पास x भी 0 है तो इसका मतलब वो ओरिजिन पर आ रहा है, बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर। इसको आप समझने के लिए वैसे ग्राफ की ज़रूरत होती है, मैं यहाँ कोशिश करता हूँ इसको, अगर मुझे यहाँ कोई मौका मिलता है इसको को शो करने का। हम ये सिंबल ले लेते हैं जी प्लस, ठीक है, इससे हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसी तरह का आपका वो होता है। ये देखिए, अगर आप देखें इसको, जो ग्राफ हम बनाते हैं तो उसके अंदर इसी तरह हम लेते हैं, यानी ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं और उसके बाद ये जो ऊपर वर्टिकल है इसको हम वाई एक्सिस ले लेते हैं। अब इस पे अगर आप गौर करो तो जहां पे ये कट कर रहे हैं ना एक्स, ये प्लस का निशान जहां पे ये कट कर रहा है, इस पे क्या है, इसके हम कहते हैं ओरिजिन, मतलब यहाँ एक्स भी 0 है और यहाँ पर वाई भी 0 है। अब इसके ऊपर अगर हम मूव करना शुरू करते हैं, लेकिन लेफ्ट राइट मूव ना करें, बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर मूव करें, ऊपर जाते जाएं ऊपर जाते जाएं, तो इससे क्या होगा, y पॉजिटिव होता जा रहा है लेकिन x अभी भी 0 है, क्योंकि इस पूरी लाइन के ऊपर चाहे आपके पास y की वैल्यू नेगेटिव में आ जाए तो वो नीचे आ जाएगा, पॉजिटिव होगी तो वो ऊपर चला जाएगा, लेकिन इस पूरी लाइन के ऊपर, y के पूरी लाइन के ऊपर आपका x 0 है, क्योंकि x ने कब बढ़ना है, जब वो पॉइंट राइट साइड पे मूव करना शुरू करेगा तो x बढ़ेगा, पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करना शुरू करेगा तो x नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जहां पे ये कट कर रहे हैं इसे कहते हैं इंटरसेप्ट। ये x का भी है और ये y का भी है, क्योंकि y x को यहां इंटरसेप्ट कर रहा है और x y को इंटरसेप्ट कर रहा है, तो इंटरसेप्ट पर y इंटरसेप्ट पर x 0 होता है और x इंटरसेप्ट पर y 0 होता है। और हम यहाँ पे इसीलिए कहते हैं कि जो ओरिजिन है यहाँ पर x और y दोनों 0 है। क्यों? क्योंकि x का इंटरसेप्ट भी यही है और y का इंटरसेप्ट भी यही है। लेकिन अगर ये ग्राफ आपका यहाँ कट करता है तो इसका मतलब है, अगर वो कट कर रहा है तो इसका मतलब जिस पॉइंट पे वो कट करेगा वहां पे x 0 है इस पूरी लाइन के ऊपर। अब मैं यहाँ पे इतना ही समझा सकता था, आने वाले लेक्चर के अंदर इसके ऊपर हम इंशाल्लाह बहस कर रहे हैं, जो डिटेल में हम देखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये बात यहाँ तक समझ लगी होगी। आगे चलते हैं। वो कहता है ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन। कांस्टेंट फंक्शन की जो ग्राफ होता है ना वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, और वो स्ट्रेट लाइन लीनियर की भी होती है, लेकिन दोनों में फर्क इतना है कि लीनियर की स्लोप होती है और इसकी स्लोप 0 होती है। ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगी, ये पैरेलल टू द कांस्टेंट फंक्शन जो होता है उसकी भी स्ट्रेट लाइन होती है, लीनियर फंक्शन की भी स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन लीनियर की स्लोप होती है, इसकी स्लोप नहीं होती। तो ये है इसके दरमियान मेन एक फर्क, और ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगी, क्योंकि y की कोई ना कोई वैल्यू है लेकिन x की वैल्यू जो मर्जी आप पुट करते जा रहे हो उस पर y की वैल्यू फिक्स है, तो ये x एक्सिस के पैरेलल आ सकती है। तो ग्राफ ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये है आपको बेसिक चीज, और यहां तक उम्मीद है आपको कांस्टेंट फंक्शन को मजीद समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं लीनियर फंक्शन की तरफ और जल्दी से हम इसको खत्म करते हैं। लीनियर फंक्शन, लीनियर
इक्वेशन, लीनियर फंक्शन। अब यहाँ पे देखो कि आप पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1, एक ऐसा पोलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन हो, लीनियर फंक्शन हो, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, ये सारे के सारे क्या हैं, ये पोलिनोमियल फंक्शंस हैं। तो ऐसा पोलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री 1 है इज कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन। वो क्या कहलाएगा, एक लीनियर फंक्शन कहलाएगा। द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी। ए एक्स प्लस सी, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर फंक्शन वेयर द ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। वो हमें पता है ना कि जो आपका पोलिनोमियल फंक्शन होता है उसके अंदर उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है वो कभी जीरो नहीं होता। यानी यहाँ पर x के साथ आप जो आ रहा है लीनियर इक्वेशन है, x के साथ a आ रहा है, तो एक जीरो नहीं हो सकता। अगर ये जीरो हो गया तो फिर तो ये फैक्टर जीरो हो जाएगा, फिर तो ये कांस्टेंट बन जाएगा। अलग बात है कि वो भी पोलिनोमियल है, लेकिन हम अगर इसको लीनियर कह रहे हैं तो लीनियर के अंदर आपका a जीरो नहीं हो सकता। ये बात उम्मीद है समझ लगी होगी आपको यहाँ पर। तो ये इसकी जनरल फॉर्म है, लेकिन इस जनरल फॉर्म का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे हमेशा प्लस ही आएगा, यहाँ माइनस भी आ सकता है, और सी से मुराद कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। एग्जाम्पल ऑफ द लीनियर फंक्शंस आर जस्ट चंद एक एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ पे देख लें, इसके अलावा और भी बहुत सारी हो सकती हैं। 2x प्लस 3 इसी लीनियर इक्वेशन के ऊपर असल में हमारी एक्सरसाइज है, चौथा चैप्टर जो कि 4.1 एक्सरसाइज है। कुछ बुक में जो कि बिजनेस मैथमेटिक्स की कुछ बुक्स हैं उसमें 3 चैप्टर जो है वो इसके ऊपर है, कुछ में उन्होंने 4 में दिया है। तो अब मेरा जो यहाँ पे लेक्चर जितने भी आ रहे हैं चूंकि आईकॉम के लिए स्पेसिफिकली हैं, तो इसमें जो तीसरा चैप्टर है वो ग्राफ के ऊपर है और चौथा मैंने उसका इक्वेशंस के ऊपर किया हुआ है। ये कहीं आ रहा है तो उसको आपने अकॉर्डिंगली देख लेना है। वैसे मैं ऊपर नाम शो कर रहा हूँ उसके थंबनेल के ऊपर जो भी हैं ताकि आसानी रहे। तो 2x प्लस 3 आपके पास एक फंक्शन है, उसके बाद 9 माइनस 5x। अब ये देखो यहाँ पे माइनस में आ गया, यहाँ प्लस में आ गया, तो दैट्स ओके। जनरल फॉर्म अगर प्लस में है तो जरूरी नहीं कि ये माइनस में नहीं हो सकता, माइनस में हो सकता है। दूसरी चीज़ अगर आप नोट करें तो ये जरूरी नहीं है कि जो x वाली वैल्यू है, जो पहली टर्म x की है वो पहले आए, ये बाद में भी आ सकती है। यानी 2x प्लस 3 है, 3 प्लस 2x दोनों पॉजिटिव है, 3 प्लस 2x ये भी वही इक्वेशन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से 9 माइनस 5x लिखा हुआ है, इसको माइनस 5x प्लस 9, क्योंकि 9 प्लस का है तो माइनस 5x प्लस 9 भी इसको लिखा जा सकता है, वो एक ही चीज़ है। तो इसके यानी टर्म्स को शिफ्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अनलेस कि आप उसका साइन चेंज कर दें। हाँ, मैं अगर इसको कहूँ कि 9 माइनस 5x और मैं कहता हूँ 5x माइनस 9, तो ये और है और वो और है, क्योंकि साइन ही चेंज हो गया। तो उम्मीद है ये बात अब आपको समझ लगी होगी। ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन इज स्ट्रेट, अभी भी स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन होता है इसका, कांस्टेंट का भी स्ट्रेट लाइन था। ग्राफ ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज आल्सो स्ट्रेट बट इट्स स्लोप इज जीरो। कांस्टेंट की स्लोप जीरो है, हाउएवर द स्लोप ऑफ द लीनियर फंक्शन इज नॉट जीरो। जीरो नहीं होगी, वो कोई भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है उसकी वैल्यू के ऊपर। तो ये आपके पास जो है यहां तक हो गया लीनियर। अब चलते हैं हम क्वाड्रेटिक जो फंक्शन है उसकी तरफ, और फिर आइडेंटिटी फंक्शन एक्सरसाइज जो वीडियो है उसको यहाँ पे हम खत्म करते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन, अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है वो कहलाता है आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक कौन सा होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, वेरिएबल्स की मैक्सिमम जो डिग्री है वो 2 होगी। फॉर एग्जाम्पल के y इज इक्वल टू 2x² प्लस 4। अभी इसमें देखें जो वेरिएबल की मैक्सिमम, वेरिएबल x है यहाँ पर, अब इसकी जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितनी है, 2 है, तो ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाएगा। और इसमें फिर वही बात है कि इसका जो x² के साथ आ रहा है वो जीरो नहीं हो सकता। जनरल फॉर्म इसकी जो होती है क्वाड्रेटिक की वो होती है y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ये या हम इसको यूँ भी लिख देते हैं कि अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखें तो हम कहेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक की, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन की फॉर्म में हम लिखेंगे तो हम उसको y ले लेते हैं, y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। तो जैसे यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू 2x²। अब देखें x नहीं आ रहा तो वो जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर अगर हो जाता 2x² प्लस 3x प्लस 4 तो वो भी क्वाड्रेटिक फंक्शन ही था, लेकिन x जरूरी नहीं है कि इसके साथ हो, लेकिन अब इसकी मैक्सिमम डिग्री जो है वो 2 वो होनी चाहिए। यही अगर 3 आ जाती है तो वो क्यूबिक फंक्शन बन जाएगा। इसके अलावा भी हम लोगों ने पोलिनोमियल में बहुत सारे हायर ऑर्डर्स के हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। तो ये हो गया जी आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन। कि यहाँ तक कराने का मकसद सिर्फ इतना है कि इनके ऊपर आगे आने वाली एक्सरसाइजेज हैं क्वाड्रेटिक पर, इसलिए ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना सेपरेटली जरूरी है। तो ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन जो है इस पैराबोला, जो इसका ग्राफ बनता है ना वो पैराबोला बनता है। इसके पैराबोला आप यूँ समझ लो कि जैसे ये शेप है ना,
ये वाला, ये जैसे यू सा बना हुआ है, ये इस तरह करके शेप ऐसे बनेगी। ये जैसे यूनियन और इंटरसेक्शन की होती है ना, जो उसका नीचे की तरफ होता है, तो इसका मुंह नीचे की तरफ भी हो सकता है, ऊपर की तरफ भी हो सकता है। अब ये कब ऊपर की तरफ ओपन होता है और कब नीचे की तरफ ओपन होता है, वो वैल्यू डिपेंड करती है उसके डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, वो हम आने वाले लेक्चर्स में, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है, उसके अंदर हम देखेंगे कि उसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पर हम ये बता सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ ओपन होगा या नीचे की तरफ ओपन होगा, डिपेंड करता है। तो ये उम्मीद है आपको ये बात समझ लगी होगी। तो ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन पैराबोला है। पैराबोला एक लफ्ज होता है हाइपरबोला, वो और चीज है, ये पैराबोला है, कंफ्यूज नहीं करना। पैराबोला कौन बोला? आइडेंटिटी फंक्शन नेक्स्ट लास्ट है। अ फंक्शन हुज डोमेन इज इक्वल टू इट्स रेंज इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। यानी ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन उसकी रेंज की इक्वल होती है, मतलब डोमेन और रेंज इक्वल होगी, मतलब जो वैल्यू डोमेन में आ रही है वो एग्जैक्ट उसकी वैल्यूज रेंज में आ रही हैं। तो इसलिए सेट ऑफ डोमेन इक्वल हैज टू द सेट ऑफ द रेंज। ये दोनों सेट अगर इक्वल हो जाए तो वो आइडेंटिटी फंक्शन है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ कह रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। अब आप एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करो और ये एफ ऑफ एक्स वाई है, तो हम कहेंगे वाई इज इक्वल टू एक्स, कि वाई एक्स के इक्वल है। मैंने एक्स की वैल्यू 0 पुट की, वाई की वैल्यू 0। मैंने एक्स की वैल्यू 1 पुट की, वाई की 1 आ जाएगी। एक्स की आप -500 पुट कर लें, वाई की -500 आ जाएगी। मीन्स के ये वाला फंक्शन कौन सा कहलाएगा? आइडेंटिटी। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। और उसके बाद बस यहाँ पे वीडियो हमारी एंड होगी है, और उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है मल्टीपीडिया की, तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी, इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।